हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का, जो हमने चैप्टर की शुरुआत की थी ऑलरेडी दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 5 एजुकेशन। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों यार, आपको पता ही होगा कि हमने जस्ट इसके पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि यार एडुकेशन, ये चैप्टर हमें क्यों पढ़ना है। डिस्कस किया था हमने ऑलरेडी, मैंने बताया था उसमें कि यार देखो, कोई भी चीज़ हम लोग पढ़ते हैं तो आज की डेट में हम लोग क्या है, वो एडुकेशन है हमारे लिए। हम लोग क्या ले रहे हैं, एडुकेशन ले रहे हैं। आप पढ़ाई कर रहे हो मतलब एडुकेशन ले रहे हो। मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं एडुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग को दे रहा हूँ। ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये एडुकेशन जो है, इसको बनाने के पीछे भी एक हिस्ट्री रही है। ठीक है, कि कैसे आप लोग का जो प्राइमरी एजुकेशन है वो रहा होगा, सेकेंडरी एजुकेशन कैसे प्रोग्राम किया होगा, करिकुलम कैसे रहता है, कौन कौन से मेंबर्स इसमें शामिल थे, एंड साथ ही में हायर एजुकेशन कैसे रहा होगा। यार ये सभी चीजें आपने कभी सोचा है क्या? नहीं सोचा होगा। तो ये ऑलरेडी 2 लेक्चर जो इसके पीछे कंप्लीट हो चुके हैं ना, आज लेक्चर 3 है ना, तो लेक्चर नंबर 2 तक 2 लेक्चर ऑलरेडी इस चैप्टर में हमने बना दिए हैं, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लेना, और साथ में प्लेलिस्ट भी चेक करते रहो। यार मैं हमेशा बोलता हूं एक चीज कि यार आपके हर एक स्टैंडर्ड के हर एक सब्जेक्ट्स के वीडियो ऑलरेडी प्रेजेंट है। साइंस और मैथ्स पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट है। सोशल स्टडीज मोर देन 50% कंप्लीट हो चुका है। बाकी चीजें हम लोग बना रहे हैं आगे आगे के चैप्टर्स, और इंग्लिश ग्रामर हो गया, साइंस का फंडा सीरीज, मैथ्स ट्रिक्स के वीडियो सीरीज, बाकी चीजें हर चीज प्रेजेंट है। जाओ ढूंढो, अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से मिल जाएगा। अच्छे से पढ़ाई करना, जितना हो सके कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करते रहो यार, बहुत अच्छे से गेन करते रहो। ठीक है, स्कूल्स खुल चुके हैं, पढ़ाई मन लगा के होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी सीरियस हो जाओ। अब तो स्कूल खुल गए हैं ना, अब तो सीरियस हो जाओ। स्कूल अच्छे से पढ़ के आओ, यहाँ पे आओ, JR ट्यूटोरियल्स में हर चीज मिलेगा, अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस पढ़ाई करते रहना। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। और आप लोग को एक और चीज मैं हमेशा बोलता हूं यार, 2 और चैनल है हमारे, JR टॉक्स और JR व्लॉग्स नाम के, उसको भी जाके देख लेना। पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना। क्यों बोलता हूं बार बार? क्योंकि यार आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज जाओ, अच्छे से देखो, पसंद आएगा तो ही सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले चीज, आज क्या डिस्कस करने वाले हम लेक्चर नंबर 3 में, क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो आज जो डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस टॉपिक है, जिसका नाम है दोस्तों NCERT। ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा NCERT का मतलब क्या होता है। इसका एक फुल फॉर्म है, पहले मैं वो लिख देता हूं, चलो कोई बात नहीं। तो फुल फॉर्म ये है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये नॉर्मली होता क्या है, सबसे पहली बात। ठीक है ना, एजुकेशनल है, ये होता क्या है तो इसको समझ लो। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि हम जब दिल्ली के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपको अगर पता होगा दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, एंड हमारा जो करिकुलम डिजाइन किया गया था वो दिल्ली के हिसाब से किया गया था सबसे पहले। तो उसी में ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग जो है, NCERT जिसको बोलते हैं, इसको एस्टैब्लिश किया था दिल्ली में 1 सितंबर 1961 को, 1961 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये सोच के कि हम लोग एक पैटर्न बनाएंगे, एक फिक्स पैटर्न होगा पढ़ाई करने का, करवाने का, और उसी पैटर्न के थ्रू अलग अलग स्टेट्स में वो पैटर्न को क्रिएट किया जाएगा, सो दैट हर एक इंडिविजुअल जो स्कूल्स होंगे वो इस पैटर्न को फॉलो करके सेम टू सेम रहेंगे। सेम टू सेम मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि आपने 5वीं में महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ाई किया कि 5 + 6 = 11 होता है। ठीक है ना, और आप अगर दिल्ली बोर्ड में जाते हो सकता है दिल्ली बोर्ड में आते हो, आपने महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ाई किया, 5 + 6 11 होता है। दिल्ली बोर्ड में जाते हो तो आपने बोला कि 5 + 6 जो होता है ना, वो 10 होता है, तो ये गलत हो जाएगा ना। ये मतलब मैंने बहुत ही गंदा जोक मारा है यहाँ पे, लेकिन इमेजिन करो कि मतलब समझ में आना चाहिए कि यार आपने 5वीं में जो महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ा है वही चीज दिल्ली में भी होनी चाहिए, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे का फर्क होना चाहिए। तो जो पैटर्न होता है पढ़ाई करने का, वो ऑल स्टेट के हिसाब से वो सेम होना चाहिए, और उसको कौन डिसाइड करेगा? वो डिसाइड करेगा हमारा NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो NCERT के भी बुक्स होते हैं नॉर्मली, और हम लोग आगे आने वाले टाइम में NCERT स्टार्ट करने वाले। जैसा मैंने बोला, अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा एकदम गहराई में उतर के किसी भी सब्जेक्ट को जानने के लिए ना, तो NCERT जब स्टार्ट होएगा ना, तब मजा आएगा दोस्तों। ठीक है ना, अनाउंस करेंगे, बड़ा धमाके के साथ अनाउंस करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ओके। तो नॉर्मली ये इसलिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हमारी, उसको एक तरीके से हेल्प हो जाए, और उन्होंने वो लोग अच्छे से एक एजुकेशन पॉलिसी लेके आ जाए स्कूल के एजुकेशन के लिए, और एक पर्टिकुलर पॉलिसी बनाया जाए। तो NCERT जो है एजुकेशनल रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्रोग्राम के लिए, एजुकेशनल प्रोग्राम्स के लिए, साथ ही में स्कूल के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, करिकुलम डिसाइड करने के लिए, उसका सिलेबस डिसाइड करने के लिए, उसका पीरियोडिकल्स डिसाइड करने के लिए, प्रैक्टिकल्स डिसाइड करने के लिए, उसके जो भी चीजें होंगे
इवन टेक्स्ट बुक्स भी, वो सब डिजाइन करने के लिए जो ओवरऑल देख रेख, जो हेड करेगा, जो बॉडी रहेगी, जो हेड रहेगी, वो कौन रहेगी? एनसीईआरटी रहेगी। ऐसा यहां पे डिसाइड हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। और साथ ही में इनके साथ में कौन असिस्ट करेगा, हेल्प कौन करेगा? जो सेकंड बॉडी है जिसका नाम है सीबीएसई, दिल्ली बोर्ड, ठीक है ना, पता है ना आपको, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ। बहुत सारे आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे शायद जो सीबीएसई बोर्ड के होंगे, जैसे मेनली 95% तो आप लोग महाराष्ट्र बोर्ड के होंगे। तो ये हमारा स्टेट बोर्ड हो गया, महाराष्ट्र बोर्ड मतलब स्टेट बोर्ड हो गया। उसके अलावा देखा जाए तो महाराष्ट्र के अंदर भी सीबीएसई बोर्ड भी है, जो लोग दिल्ली बोर्ड फॉलो करते हैं, सीबीएसई बोर्ड भी है। कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें जो बुक्स होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, किसके रिलेटेड होते हैं? एनसीईआरटी के बुक्स होते हैं, मतलब एकदम रिसर्च किए हुए बुक्स। हम लोग जो पढ़ते हैं महाराष्ट्र बोर्ड में वो एनसीईआरटी के ही बुक्स है, लेकिन उसको थोड़ा एडवांस तरीके से बनाया गया है, ठीक है, अलग अलग तरीके से ऐड करके। लेकिन नेशनल ये जो एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं वो पूरा एकदम रॉ होता है, मतलब ओरिजिनल होता है, इसमें पूरा रिसर्च की चीजें और डीप में लिखे होते हैं। तो ये सभी चीज आपको देखने मिल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है ना। और साथ ही में अगर बात करें तो ये हमें गाइडेंस भी देता है किस प्रकार प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए, किस प्रकार सेकेंडरी एजुकेशन होना चाहिए, क्या उसका सिलेबस होना चाहिए, क्या उसका करिकुलम होना चाहिए, हायर एजुकेशन में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजों के अंदर होने चाहिए। वर्कबुक कैसे डिजाइन करना है, उसका हैंडबुक कैसा होना चाहिए, उसका प्रैक्टिकल बुक कैसा होना चाहिए, और हर एक चीज ये सब डिसाइड जो करेगा, लर्निंग टेक्निक से लेके विजुअल थिंग्स, लाइक हैंड रिटन थिंग्स, हर चीज जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? दैट इज एनसीईआरटी करेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और ये पूरे के पूरे किस चीज पे होंगे? पूरे एक लेवल पे होगा, और वो लेवल कौन सा होगा? वो होगा एक नेशनल लेवल, यानी कि पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे ये सब चीजें एस्टैब्लिश होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बताने की एग्जैक्टली कोशिश कर रहा हूं? तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट हो तो सिर्फ आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जो सिलेबस है आपका, वो सिर्फ महाराष्ट्र में एप्लीकेबल है, यानी कि आप बाहर जाओगे सेम सिलेबस आपको नहीं मिलेगा। आप कहीं बाई चांस आपके पापा का ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना, आपको कहीं दूसरे स्टेट में जाना पड़ा रहने के लिए परमानेंटली, तो आप क्या करोगे? आपने 5वीं तक समझ लो, 7वीं तक पढ़ाई कर ली महाराष्ट्र बोर्ड में, अब आप जब 8वीं में समझ लो दिल्ली चले गए, ठीक है, दिल्ली में जाके आप पढ़ोगे तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने मिलेगा आपके सिलेबस के अंदर। लेकिन चेंजेस कैसा होगा कि आपको वो समझ में आया। ऐसा नहीं हो जाए कि आपने ABCD पढ़ा और वहां पे जाके आपको अलग ही कुछ पढ़ा रहे, ऐसा तो होगा नहीं ना, क्योंकि वो डिजाइन किया गया एनसीईआरटी द्वारा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, समझ में आ रहा है? इसीलिए ये पूरे चीज किसके होता है? नेशनल लेवल के हिसाब से होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों? उम्मीद करता हूं ये चीज आपको बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। इसीलिए स्टेट के हिसाब से, जैसे नेशनल लेवल के हिसाब से क्या बनाया जाता है? एनसीईआरटी बनाया जाता है, वैसे स्टेट के हिसाब से एससीईआरटी होता है, दैट इज स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और खासकर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में एससीईआरटी चलता है, ठीक है ना। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एससीईआरटी जो होता है बुक्स डिजाइन करने के लिए, जिसकी एस्टैब्लिश की गई थी पुणे में 1984 द्वारा, 1984 में, ठीक है, ये आपको याद रखना। 1984 पुणे में एससीईआरटी, महाराष्ट्र एससीईआरटी की एस्टैब्लिशमेंट की गई थी, जिसमें बुक्स कैसे डिजाइन किए जाएंगे, एजुकेशन में क्या सिलेबस रहेंगे, ट्रेनिंग टीचर्स की कैसी होगी, ठीक है ना, सिलेबस वगैरह कैसा होगा, 10th स्टैंडर्ड तक, 12th स्टैंडर्ड तक, ये सभी चीजें जो है इसमें मेंशन की जाएगी, ठीक है ना। और साथ ही में पीरियोडिकल्स कैसे रहेंगे, एक पीरियोडिकल का नाम मेंशन किया हुआ है जिसका नाम है जीवन शिक्षण, ठीक है ना। पीरियोडिकल्स भी आ जाते हैं ना, आपको पता है ना, पीरियोडिकल्स प्रैक्टिकल्स के दौरान यूज किया जाता है। तो जीवन शिक्षण करके एक तरीके से पीरियोडिकल्स है जो यूज़ किया जाता है इसके एससीईआरटी के द्वारा, जो कि 1984 में एस्टैब्लिश किया गया था। तो ये भी आपको दिया हुआ है। फिर इसके अलावा अगर नेक्स्ट टॉपिक की हम लोग बात करें, ये तो आपको समझ में आ गया होगा एनसीईआरटी एससीईआरटी क्या है और किस प्रकार पैटर्न फॉलो किया जाता है पूरे नेशनल लेवल पे, और महाराष्ट्र में फॉलो किया जाता है एससीईआरटी, पुणे में जो एस्टैब्लिश हुआ था। ये सभी चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, एजुकेशन के अंदर नॉर्मली क्या होता है, एक पॉलिसी होती है, ठीक है ना, एजुकेशन पॉलिसी जिसको बोलते हैं। तो ये पूरे नेशनल लेवल पे होती है। तो नेशनल पॉलिसी जो है एजुकेशन की, वो क्या है, वो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। नेशनल पॉलिसी, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी की बात करें तो ऑब्वियसली नेशनल पॉलिसी क्या होगा, एक पूरे नेशन के हिसाब से होगा, पूरे नेशन को कंसीडर करके, पूरे कंट्री को कंसीडर करके होगा, और उसमें सब चीज़ कवर हो जाएगा, यानी प्राइमरी हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा, हायर सेकेंडरी हो जाएगा, और जितने भी हायर एजुकेशन रहेंगे वो सभी चीज़ कवर हो जाएंगे इसके अंदर। और साथ ही में हर स्टेट को एक कॉमन करिकुलम बना के देना, एक कॉमन सिलेबस बना के देना, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मैं बार बार एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ आपको, कि नेशनल जो काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है हमारे, एनसीईआरटी जो है, ठीक है, उसका समझ लो जो 7th स्टैंडर्ड का सिलेबस है, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है, वही सिलेबस थोड़े अलग अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग स्टेट में। समझ लो गुजरात में है, ये महाराष्ट्र है, समझ लो ये राजस्थान है, ये यूपी है, ये बिहार है,
अलग अलग स्टेट मैंने लिख दिए। तो गुजरात में जो 7 स्टैंडर्ड का सिलेबस रहेगा वो सेम रहेगा एनसीईआरटी का, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस रहेंगे। हो सकता है कुछ चैप्टर्स अलग तरीके से हो, मतलब स्टोरी फॉर्म में अलग हो, लेकिन तरीका जो रहेगा ना, जो एक्सप्लेन करने का और जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट बताना है ना, वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, वो डिफर नहीं करता, इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसी के लिए वो पॉलिसी बनाई गई है कि एक कॉमन करिकुलम डिसाइड किया जाए और उसको अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से अलग अलग टेक्स्ट बुक, अलग अलग वर्क बुक इसके हिसाब से प्रिंट किया जाए और उसको यहाँ पे पब्लिश किया जाए। तो इस हिसाब से नेशनल पॉलिसी बनाई गई है और साथ ही में ये एक्सपेक्टेशन रखा गया है कि जितने भी ऑल स्टूडेंट्स हैं इंडिया में, उसको हर एक चीज़ को इक्वालिटी मिले। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई दिल्ली में 7वीं तक पढ़ ले और कोई महाराष्ट्र में 5वीं तक पढ़ ले, तो महाराष्ट्र वाला 5वीं पढ़ के भी दिल्ली के 7वीं से आगे निकल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के पास नॉलेज सेम होना चाहिए, सेम स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो उस हिसाब से वो सिलेबस को और वो करिकुलम को डिजाइन किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नेशनल करिकुलम जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी आए और उस हिसाब से हर चीज़ उसमें आ जाए, मतलब कल्चरल चीज़ें भी आ जाए, कुछ ट्रेडिशन वाली चीज़ें भी आ जाए, आपको हिस्ट्री भी पढ़ाया जाए, ज्योग्राफी भी पढ़ाया जाए, आपको साइंटिफिक टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें भी पढ़ाया जाए, मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाए, मतलब हर चीज़ को एक प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू, एक प्रॉपर तरीके से और इक्वल तरीके से आपको पढ़ाया जाए, आपको मिले, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राइमरी एजुकेशन का करिकुलम डिज़ाइन किया गया था 1988 में, ठीक है। 1988 में जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसका करिकुलम डिजाइन किया गया था 1988 में, और ये प्रिपेयर किया था अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, जो भी नेशनल लेवल पे प्रोग्राम डिजाइन किया गया था उसके अकॉर्डिंगली किया गया था। और नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1986 में एस्टैब्लिश किया था, ठीक है। नेशनल पॉलिसी, ये जो मैंने बात किया अभी, नेशनल पॉलिसी जो है हमारा, ये कब एस्टैब्लिश किया था, 1986 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है। कुछ डेट्स है, ये सब याद रख लो, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में अगर पूछेगा तो आप लोग इसका जो आंसर है वो कर पाओगे। क्योंकि देखो छोटी छोटी चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट होती है। हम लेक्चर्स आपको पढ़ाते हैं, स्टोरी मोड पे पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन हर चीज़ लिखना भी पॉसिबल नहीं होता है, यू ऑल नो दैट। लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लिखा देता हूँ सो दैट आपको ध्यान में रहेगा वो चीज़ें। तो आप लोग क्या करते हो, जब आप लेक्चर्स देखते हो मेरा, तो दो चीज़ किया करो। सबसे पहले आपका जो भी सिलेबस है आपके साथ में रखो, ठीक है ना, जो टेक्स्ट बुक्स वगैरह है वो आपको साथ में रखो। दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप कुछ चीज़ें यहाँ से इंपॉर्टेंट लगती है तो उसको आप नोट डाउन करते जाओ या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ। किससे क्या होगा कि आपका एक नोट्स भी ऑन द टाइम बनता रहेगा और आप जब उसको 2-4 दिन के बाद भी देखोगे ना तो आपको ध्यान में रहेगा कि सर ने क्या एक्सप्लेन किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे लोग करते होंगे, इसके लिए शायद आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ देख के भूल जाते हैं और एक्चुअली होता यह है कि जब सिर्फ आप देख लोगे नॉर्मल तरीके से ना तो 2-3 दिन तक तो याद रहेगा, लेकिन बाद में भूल जाओगे। तो ये करो यार, एक नोट्स मेकिंग हैबिट डाल दो। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया जेआर टॉक्स पे, आगे आने वाले टाइम में जरूर से और भी वीडियोस आएंगे, तो कंटिन्यूअसली देखते रहना। जेआर टॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना जाके, ठीक है। अब देखो एक और टॉपिक में लेना चाहूंगा, नेशनल पॉलिसी तो आपको मैंने समझा दिया। अब एक और ये चीज़ है, एजुकेशन के लिए ना सैटेलाइट का एक बहुत बड़ा यूज़ किया गया था, यूज़ ऑफ सैटेलाइट। तो इसका क्या रोल था ये भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, फिर आज का लेक्चर फिर स्टॉप करेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं लूँगा आज मैं, ठीक है। थोड़ा सा थका हुआ हूँ, कंपैरेटिवली बहुत सारे काम पेंडिंग है, तो चलो आज एक टॉपिक और लेता हूँ फिर आज स्टॉप करेंगे, ठीक है। तो यूज ऑफ सैटेलाइट क्या है, तो सैटेलाइट के हिसाब से अगर बात करूँ, वी नो दैट कि हमारा जब टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ता गया तो सैटेलाइट लॉन्च करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज हो गया था। अब सैटेलाइट लॉन्च क्यों करना है, सिर्फ पढ़ाई के लिए काम आता है क्या सैटेलाइट? नहीं, सैटेलाइट पढ़ाई के लिए बहुत रेयरली काम आता है, लेकिन सैटेलाइट का मेन जो मकसद होता है वो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना। आप टेलीविजन देखते हो वो चीज़ हो गया, मोबाइल इंटरनेट सर्विस हो गया, या फिर डिफेंस के लिए हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे आई वो। तो कम्युनिकेशन के हिसाब से और पढ़ाई के एजुकेशन के हिसाब से अगर मैं सैटेलाइट के यूज़ की अगर बात करें तो 1975 में, 1975 में, ये डेट याद रखना आप लोग, छोटी छोटी चीज़ें लिखाता हूँ। तो 1975 में इंडिया ने एक बहुत ही सक्सेसफुली एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, किसके अंडर में, एकनाथ चिटनिस करके एक व्यक्ति थे, लिख देता हूं यहां पे मैं, एकनाथ चिटनिस, खतरनाक नाम है, ठीक है। तो एकनाथ चिटनिस जो थे एक साइंटिस्ट थे इसरो के, ऑब्वियसली आप जानते हो यार हमारा इंडिया का जो स्पेस रिसर्च सेंटर है उसका नाम इसरो है, अमेरिका का नासा है, ये तो आप जानते होंगे नॉर्मल। तो एकनाथ चिटनिस जो इसरो के थे उन्होंने एक बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया था इस सैटेलाइट के थ्रू और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा की थी। और खासकर एक सैटेलाइट था जिसका नाम था साइट, SITE, साइट नाम का एक सैटेलाइट था जिसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है दोस्तों सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लिख दूं क्या, लिख देता हूं, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल, ठीक है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एडुकेशन एक्सपेरिमेंट, टेलीविजन एक्सपेरिमेंट,
ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए, माफ करना, एडुकेशन के लिए इसको यूज किया जा रहा था। तो साइट, ये नाम याद रखना, साइट, SITE, साइट, ठीक है। तो साइट करके एक सैटेलाइट था जिसका नाम है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये लागू किया गया था एजुकेशनल पर्पस के लिए, और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाने लगा था इन टर्म्स ऑफ स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस के रिसर्च करने के लिए, स्पेस एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये यूज किया जाने लगा था, और अहमदाबाद में इसका यूज किया जाने लगा था। और इसका कंसेप्ट क्या था, मेन जो सैटेलाइट का मेन कंसेप्ट था वो ये था कि किस प्रकार प्रॉपर तरीके से इसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज किया जाए और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू करवाया जाए। और साथ में ना ये चीज को करवाने में, सैटेलाइट को लॉन्च करने में अमेरिका ने इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प किया था, क्योंकि इंडिया का टेक्नोलॉजी बहुत कम था उस टाइम पे, बहुत ही वीक था। तो अमेरिका ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया, इंडिया को हेल्प किया ये प्रोग्राम में, और ये प्रोग्राम हमारे इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्प किया ताकि हम लोग एक बढ़िया क्वालिटी का, एक बढ़िया स्टैंडर्ड का, गुड स्टैंडर्ड का एजुकेशन जो है प्रोवाइड कर सके, खासकर ऐसे एरिया में जो गरीब एरिया है, जो पिछड़े हुए एरिया है, जैसे रूरल एरिया, गांव वगैरह इलाके के एरिया है, वहां पे भी अच्छे से हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो ये सभी चीजें हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस दोस्तों, यही था हमारा आज का टॉपिक्स जो हमने आपको डिस्कस कराया और बहुत ही अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। चाहे वो NCERT के बारे में बताया, CBSE, SCERT, महाराष्ट्र के बारे में बता दिया, नेशनल पॉलिसी में क्या क्या थे, प्राइमरी कब लॉन्च हुआ, नेशनल पॉलिसी कब लॉन्च हुआ, सैटेलाइट के क्या क्या यूज है, कौन सा सैटेलाइट था, किसने किया था, ये सभी चीज मैंने बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब चीज क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है दोस्तों, और आपको प्लीज हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर करो। एंड दोस्तों बताओ यार कि कितना मजा आ रहा है ये हिस्ट्री पढ़ने में, ठीक है ना। जो लोग आप लोग स्किप करके जाते थे, रट्टा लगा के जाते थे, अब वो करने की जरूरत नहीं है। आराम से स्टोरी फॉर्म में दिमाग में याद रखो, हर चीज आपको याद आ जाएगा एग्जाम में और लिख पाओगे, ठीक है। तो फटाफट से शेयर कर देना। एंड साथ ही में अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कभी भी कोई भी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।